नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने कैसे करी थी। ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए काम करेगा, अगर करता है तो अच्छी बात है और हर किसी का अपना जर्नी होता है, तो मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सीख सकते हो, बट जनरली आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि आपका जो कंडीशन है वो मेरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। बात करते हैं मेरे स्ट्रैटेजी के रिजल्ट की। तो हमने लगभग 12 से 13 इंटरव्यू दिया, फुल फ्लेज, मतलब 3 से 4 राउंड, मतलब 50 से ज़्यादा इंटरव्यू सिर्फ इन कंपनियों के दिए हैं हमने। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी में हम रिजेक्ट हुए हैं। एक तो मुझे पता भी नहीं कि क्यों रिजेक्ट किया, और एक में तो खैर हुए हैं। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट। तो अगर आप अब देखना चाहते हो तो आगे चलिए, हम बताते हैं कि एक चीज़ करके कि कैसे हम करते हैं, क्या क्या हमारी कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम बताते हैं आपको। ठीक है, ऑल राइट। तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पहले से बना के रखी है। सबसे पहला हमारा पर्पस होता है कि हमें स्विच करना ही क्यों है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वाई डू आई मेक स्विच। तो उसके 2 बड़े रीज़न होते हैं हमारा। एक तो होता है कि हम किसी कंपनी में 2 साल 3 साल 4 साल से हैं। अब हमारी लर्निंग जो है स्टैगनेंट हो जाती है। एक समय के बाद हमारी लर्निंग स्टैगनेंट होनी ही होनी है। और आपको अगर नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। कई बार हमारी डिपेंडेंसी इतनी बन जाती है कि वो प्रोजेक्ट या वो कंपनी जो होती है वो हमें रिलीज़ नहीं करना चाहती है, तो लर्निंग हैम्पर होती है। एक तो ये बड़ा रीज़न रहता है। एंड दूसरा होता है कि अगर आप सेम कंपनी में रहोगे तो आपका जो पैसे हैं वो पैसे उतने तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे जितने आप स्विच करके बढ़ोगे। ये 2 रीज़न है। इसकी वजह से मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है कि लर्निंग का। अगर लर्निंग रुक रहा है इसका मतलब कि टाइम टू मेक अ स्विच। तो ये हमारा पर्पस है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। अब आपका कुछ और भी हो सकता है। अब रिजाइन भी करते हैं ना, तो रिजाइन से पहले हम 3-4 चीज़ें कंसीडर करते हैं और उसके बाद ही करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, टाइमिंग। तो हमने इस बार थोड़ी सी गलती कर दी थी टाइमिंग में। जैसे हमने पिछली बार स्विच किया था तो मुझे ऑलमोस्ट कितने 200% के करीब 150-180 ऐसा कुछ हाइक मिला था। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अभी हमने रिजाइन अगर 15 दिन और पहले किया होता तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। बस ये 15 दिन के चक्कर में हमारी नुकसान बहुत सारी हुई है। एक है टाइमिंग। जनरली मैं टारगेट करता हूँ कि या तो हम जनवरी वाले टाइम में स्विच करें या फिर हम अप्रैल मई वाले टाइम में स्विच करें। इन दोनों टाइम में क्या होता है कि एक कंपनी, जब जनरली इंडिया में यही देखा गया है कि जब हाइक मिलती है लोग कंपनी छोड़ते हैं। तो जनरली हाइक कब मिलती है, या तो जनवरी वाले साइकिल में मिलती है या अप्रैल वाले साइकिल में मिलती है। कुछ कुछ लोगों के साइकिल जो होते हैं वो जून में भी होता है, हाफ ईयरली, अगर जून जिनका रहता है जून जुलाई वाले टाइम। वैसे तो कोई राइट टाइम नहीं होता, बट क्या होता है कि मार्केट में ज़्यादा वैकेंट सीट कब होती है, जब अप्रैल या जनवरी का टाइम में आता है, जब लोगों को हाइक मिलते हैं, कंपनी स्विच एक दूसरे का देखते हैं। तो एक कंपनी वाला बंदा वहाँ जाएगा तो यहाँ का सीट वैकेंट होगा। तो इस तरीके से मैं ये टाइमिंग का ट्रैक करके चलता हूँ कि ये वाले में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो आप साल में किसी भी टाइम पे स्विच कर सकते हो, ऐसा कुछ लोड नहीं है, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये मैं एक देख लेता हूँ। देन पहले ये भी देखता हूँ कि हमारा करंट ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम हो गया। अगर मान लो हमें प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिल रहा और 6 महीने हुए, तो 6 महीने में मैं सोचता नहीं हूँ छोड़ने का, क्योंकि 6 महीने में अगर छोड़ेंगे तो रेज्यूमे ख़राब दिखेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि 6 महीने हुए हैं तो हम दूसरे प्रोजेक्ट में ये कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बीजीओ में जब मैं आया था तो माइक्रो सर्विसेज लिखता था, डेटा इंजीनियर था, बट माइक्रो सर्विसेज लिखता था। तो मैंने बोला पुल कर लो, रादर देन कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। और डिपेंडेंसी उतनी बनी नहीं थी तो हमने छोड़ दिया वहाँ पे, और हम माइक्रो सर्विस से वापस डेटा इंजीनियरिंग में आ गए। उसके बाद हमारे पास टोटल ओवर एक्सपीरियंस कितना है और उस कंडीशन में मार्केट कैसे चल रही है। जैसे किसी का अब एक्सपीरियंस है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर या 2 ईयर है तो आपको मार्केट में उतना वैल्यू वैसे भी नहीं मिलेगा। 3 साल प्लस वाले को तो मिलता है, तो 3+ है, फिर 5+ है, तो 5+ वाले सीनियर में चले जाते हैं, 3+ वाले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में चले जाते हैं। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि हम कौन से वाले ब्रैकेट में फॉल करते हैं। तो पिछली बार हम 3+ पे किए थे, इस बार हम 5+ या 6 के अराउंड करो, अराउंड 6 या 5+ के अराउंड, जो भी HR कंसिडर कर ले उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया हुआ था। अब जो है हमारा, अगेन हमने बताया कि ग्रोथ ऑफ लर्निंग वाला हमारा एक रीजन रहता है और एक मॉनेटरी बेनिफिट का रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के रिजाइन करते हैं। और इस बार तो वही 15 दिन का लेट हो गया, जिसकी वजह से हमें नुकसान तो झेलने पड़े, ठीक है। अब बताते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेरा क्या रहता है कि मैं
आप लोगों को लगता है कि मैं डेटा इंजीनियरिंग में हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ स्विच करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी मुझे स्विच करना होता है मैं जनरली 3 महीने पहले से रेडी हो जाता हूँ। जैसे मान लो मैंने टारगेट किया कि मैं सितंबर में रिज़ाइन करूँगा, तो अक्टूबर नवंबर में ऐसे ये वाले साल में करूँगा, वरना अगर अगले साल में करना होगा तो मान लो कि हम जनवरी में रिज़ाइन करेंगे। तो ऐसे हमने कोई प्लान कर लिया कि इस महीने में हम रिज़ाइन करेंगे, और ये हमारा प्लान फिक्स हो जाता है ऑलमोस्ट कि हम इसी महीने में रिज़ाइन करने वाले हैं, अगर कुछ ज़्यादा ऊंच नीच ना रहे हमारे लाइफ में। तो मान लीजिए हमने प्लान किया कि मैं सितंबर में रिज़ाइन कर दूंगा, तो सितंबर से 3 महीने पहले कौन सा होगा, सितंबर एक खुद महीना हो जाएगा। या अगर 1 सितंबर को करना है, 15 सितंबर को करना है, मैं डेट भी ऑलमोस्ट फिक्स कर लेता हूँ। मान लो कि हम 1 सितंबर को रिज़ाइन करने वाले हैं, तो अगस्त हो गई, जुलाई हो गई, जून हो गई, तो मैं जून से प्रिपरेशन जो है अपना शुरू कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देता हूँ। तो ये हमारी प्लान कि हम 3 महीने करेंगे, और मुझे पता है कि हमारी जो नोटिस पीरियड है वो 2 महीने की है, तो 2 महीने तो वैसे भी हम इंटरव्यू भी दे रहे होंगे, प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, साथ में चल रहा होगा, तो टोटल 5 महीने हो गए। और यही 5 महीने वो है जिसमें कि आपको वीडियोज़ पिछले नहीं देखने मिल रहे थे पिछले 5 महीने से, तो ये वही वाले मंथ थे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कि हम पहले कितने महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं, कितने महीने हमारा यहाँ पर नोटिस पीरियड का रहता है। एग्जांपल तो हमारे केस में 2 महीने का था, तो हमें पता था कि 3+2 हमें कितने महीने मिलने वाले, 5 महीने मिलने वाले हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं कि हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे और कौन सी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हमने आपको हमेशा बताया कि हम ना वाले पार्ट को पहले फिल्टर आउट कर लेते हैं कि इसको तो हमें टच ही नहीं करना। तो यहाँ पे वही है कि टेक स्टैक टू कंसीडर एंड नॉट टू कंसीडर। यहाँ पे देखोगे तो हमने 3 कैटेगरी बनाया हुआ है कि हम कौन सी वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखेंगे, जो कि बिल्कुल होना ही होना है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ स्किप करने वाले होते हैं, जिसको मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी होती है प्रोग्रामिंग की, दूसरी होती है एसक्यूएल की, तीसरी होती है पाइस्पार्क की, फिर चौथी, क्योंकि अब मैं काफका पे काम करता हूँ, स्ट्रीमिंग पे काम करता हूँ, तो हमारी काफका थी, और 5वां क्लाउड था। अब क्लाउड में भी हमारी सारी नहीं थी, अगेन मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ बट बता देता हूँ, मेरी सारी नहीं थी। मेरा था, अगर हम अज्योर साइड से बात करें तो ADF और डेटाब्रिक्स था, ठीक है। और अगर AWS के साइड से बात करें तो EMR और ग्लू था, ठीक है। और बाकी जो पेरिफेरल सर्विसेज हैं वो सब तो आ ही जाती है, ठीक है। ये मेन 4 टेक्नोलॉजी जो थी वो फोकस पे थी, बाकी सब मतलब साथ में से चल रहा था। ये थी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट वाली। इसमें हम आराम से पूरा 2 महीने देते हैं। 3 महीने की प्रिपरेशन में 2 महीने तो सिर्फ और सिर्फ इधर ही चले जाते हैं, और मेरे 1 महीने इधर जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्योंकि जॉब के साथ कर रहे होते तो ज़्यादा समय नहीं मिल रहा होता, इसलिए हम इसको इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड करके करते हैं। अब जैसे क्यूबरनेटिस हो गया, तो क्यूबरनेटिस में हम डेली काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा वो दोनों सेम नहीं होता है। तो क्यूबरनेटिस में हमें कोई बुक पढ़ना हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हुई, तो वो सब हम करेंगे। एयरफ्लो में तो वैसे हमने बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी कर रखी थी, तो एयरफ्लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मतलब हमने इसके अराउंड माइक्रो सर्विसेज बिल्ड कर रखी है, हमने इसके अराउंड पूरे डैक्स लिख रखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट में रखा। बट कुछ लोग के होंगे कि वो स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते। अब जैसे मैंने सारी टेक्नोलॉजी तो लिखी नहीं है, ये है मेरी स्ट्रैटेजी, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे ही रहेगी। स्ट्रीमिंग हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था क्योंकि हमने ऑलरेडी पाइस्पार्क पे इतना काम कर लिया था और काफका पे इतना काम कर लिया था कि स्ट्रीमिंग बहुत ईजी हो गया था। CI/CD डेली करते हैं, उसमें कुछ करना ही नहीं था। फास्ट API में थोड़ी बहुत जो हमारी कंकरेंसी वाली चीज़ें होती है वो पढ़नी थी, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट में रखा था। और मॉडलिंग के तो मैंने वीडियो बना रखे, तो मुझे सारे याद थे, तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट में रखा। बट ये वैसे हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट वाले में ही आता है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन के जब क्वेश्चन होते हैं तो मॉडलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, काम तो मैंने Neo4j पे किया, काम मैंने इलास्टिक सर्च पे भी किया, हडूप, हाइव, इम्पाला, ये सब पे काम किया हुआ है मेरे रेज्यूमे। ये सारी चीज़ें देखेगी, फिर भी हमने इसको पूरे कंप्लीटली स्किप करा था। 1-2 इंटरव्यू में हाइव के क्वेश्चन पूछे थे, मैंने बोला मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं 2 साल पहले किया था, अब मैं नहीं करता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता था ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अब Neo4j और इलास्टिक सर्च तो NoSQL का था, हमने काम भी अच्छा खासा किया हुआ है इस पर, मतलब डेटा पुल ही करते थे। बट हाँ, इसको हमने बोला कि नहीं, हम इंटरव्यू में इसको हम लेके नहीं चलने वाले, इस पर हमारा फोकस नहीं होगा। तो हमने पहले ही स्किप कर दिया था कि ये टेक्नोलॉजी तो हम नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल भी इस पर टाइम हमें नहीं देना है। तो इस तरीके से हम आपका भी अपना कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रेज्यूमे कैसा दिखता है। मैं अपना रेज्यूमे भी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ आपको, और रेज्यूमे भी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गई पहले, सबसे पहला 3 महीना में हमारा 2 महीना ये सब पार्ट में गया, 1 महीने इसमें गया, और बाकी कुछ नहीं किया मैंने, है ना, ये स्किप वाले में।
एक चीज़ और मैंने किया था, ये बहुत लास्ट में किया था, ये बिल्कुल ऐसे मान लो कि इंटरव्यू से कुछ दिन पहले बनाया था, कि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड टू एंड। अब क्या होता है कि हम जब कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आप लोग भी कंपनी में काम करते हैं तो रिलेट कर पाएंगे कई बार, कि हम प्रोजेक्ट तो कर लेते हैं बट प्रोजेक्ट कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कंपनी कैसे इससे बिजनेस बना रही है, ये सारी चीज़ें कई बार नहीं पता होता है। और स्पेशली जब ना आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे रहोगे ना, तो आपको ज़्यादा उस पाइपलाइन के बारे में डिटेल्स नहीं होती कि ये कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है। सो उस समय आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। आप चाहें तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं या मैनेजर से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को जो अपनी प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में ही रिजेक्ट हुए हैं, जियो के बंदे हुए हैं जो खुद काम कर रहे थे। ये वाली गलती हमें नहीं करनी थी। और मैं जो है वो draw.io पे पूरा अपना डायग्राम रखता हूँ। मैं आपको draw.io दिखाता हूँ पहले, क्योंकि साथ साथ करते चलते वरना भूल जाएंगे क्या क्या बताना है बाद में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का हमने पूरा draw.io पे डायग्राम बनाया हुआ था। इसमें कुछ कुछ डायग्राम जो है बाद में मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछते थे तो उसमें से हम जो है और भी इसको मॉडिफाई करते गए। बट कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम रहता था, इस डायग्राम से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे। तो इससे क्या होता है कि हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमारा एंड टू एंड फ्लो कहाँ चल रहा है, हम कौन से पार्ट में हैं और कौन सी पार्ट हम ओन नहीं करते हैं। ये वाली यूआई साइड पे कैसे दिखती है, बैकएंड साइड पे कैसे दिखती है, कहाँ पे डेटा पड़ा रहता है, ए टू जेड जो चीज़ें हैं ना, एंड टू एंड पाइपलाइन की फ्लो पता चल जाती है। तो हमने कुछ ऐसा बना के अपना रखा हुआ था। आगे चलते हैं फिर हम अपने इस पे, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमारा क्या है, रेज्यूमे बिल्डिंग। तो रेज्यूमे बिल्डिंग में मैं अच्छा खासा समय देता हूँ। आप लोग कई बार देखे होंगे कि जल्दी जल्दी में बना देते हैं, कुछ कुछ सही रहता है, ऐसा नहीं है कि गलत रहता है, बट हाँ थोड़ा मैं इस पर ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके थ्रू मुझे रीच मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जेक रियान का ओवरलिफ्ट टेम्पलेट यूज किया हुआ है। आप चाहो तो इसको आराम से सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। हमने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, आप भी अपने हिसाब से ऑफकोर्स मॉडिफाई करोगे, लेयरिंग को थोड़ा बहुत अलग करोगे। हम जब अपना रेज्यूमे बना रहे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उस सेक्शंस में से हम ये देखते हैं कि कौन से एचआर के काम की, कौन से हायरिंग मैनेजर के काम की है, तो उस पर हम उसी हिसाब से फोकस करते हैं। जैसे आप अगर देखोगे प्रोफाइल सेक्शन एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, तो वो मैं एचआर पर्सपेक्टिव से सोच के बना रहा हूँ कि एचआर को कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाएगा मेरे बारे में। और जो मैं एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखता हूँ वो मैं हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से लिखता हूँ, कि इंटरव्यूअर अगर देखेगा तो उसमें क्या उसको लगे कि हाँ ये बहुत सही चीज़ है, इसने किया हुआ है, इसके बारे में पूछना चाहिए, इससे समझना चाहिए, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बनाता हूँ। मैं आपको अपना रेज्यूमे दिखाता हूँ, लेकिन रेज्यूमे से पहले देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़, कीप इट सिंपल। इसको सिंपल रखना है एंड सारे टेक्नोलॉजी नहीं लिखना है। मतलब मैं ऐसा बता सकता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के रेज्यूमे रिव्यू भी किया टॉपमेट पे, और मैंने बहुत सारे लोगों के रेज्यूमे देखे भी है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी लिखी होती है कि आप देख के सिर्फ बता सकते हो कि ये बंदा इतने, मतलब कोई भी बंदा जो है ना 2 साल 3 साल 5 साल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल जो होते हैं 1-2% लोग होते हैं, जनरली इंडस्ट्री में 1-2% ही लोग होते हैं ऐसे जिनको एक्सेप्शनल होती है कि ये भी काम मिल गया, वो भी काम मिल गया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। वैसे तो उसके भी वो एक्सपर्ट नहीं होंगे, बट हाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो सीख जरूर जाते हैं। हमें एवरी अदर टेक्नोलॉजी नहीं लिखनी। आप देखो ना खुद, मैंने जितनी सारी अपने रिज्यूमे में लिख रखी है वही चीज़ यहाँ पे हमने कैटेगराइज करके लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे स्नोफ्लेक नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे रेड शिफ्ट या कोई मतलब और नहीं दिखेगा, आपको डीबीटी नहीं दिखेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखेगी जो इंडस्ट्री में अभी यूज हो रही है। आपको फ्लिंक नहीं दिखेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं इवन क्लाउड के सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, जीसीपी के कुछ भी नहीं दिखेंगे। ऐसी चीज़ें हैं। वैसे मैंने जीसीपी पे थोड़ा सा बकेटिंग यूज़ किया था और थोड़ा बहुत उनका बिगक्वेरी यूज़ किया, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे मान लो कि 2 दिन 4 दिन ऐसा वाला। वो सब मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। हर एक टेक्नोलॉजी नहीं लिखनी है, ओवर क्लटर नहीं करना है। और सब 1 पेज रेज्यूमे, मतलब आप 5-6 साल तक हो ना, तो मुझे लगता है कि 1 पेज से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो 3-3 4-4 पेज का रेज्यूमे देखा हूँ। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि हमें क्या अलग अलग वर्जन बनानी है, तो नहीं, आपको अलग अलग वर्जन नहीं बनानी चाहिए, एक ही रेज्यूमे में आपको रखना चाहिए। बट हाँ, अब कुछ ऐसा हो सकता है
कि आप अजोर स्पेसिफिक डाटा इंजीनियर भी हो और AWS स्पेसिफिक पे भी काम किया हो, और आप अपना रेज्यूमे को सेलेक्ट करवाना चाहते हो तो कोई कंपनी AWS में करती है तो AWS वाला भेज दिए, कोई अजोर में करती है तो अजोर वाला भेज दिए, ये वाली चीज़ आप कर सकते हो। और तीसरी ऐसी चीज़ होती है कि मान लो कि आप कोई डेटा एनालिस्ट है ना, और आप डेटा इंजीनियरिंग में मूव करना चाह रहे हो, आपको नहीं मिल रहा रोल, तो आप एक डेटा एनालिस्ट वाला रखेंगे कि वो वाला जो डेटा एनालिस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए करेंगे, और बाकी के लिए एक ही डेटा इंजीनियरिंग रखेंगे। उस केस में DE स्पेसिफिक एक रेज्यूमे रहेगा, एक डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिक रहेगा। लेकिन हाँ, जो लोग मल्टीपल क्लाउड पे काम किया और उसको फोकस करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे लिख सकते हो। बट मैंने देखा है ऐसा इंटरव्यूअर के HR के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वो ना कीवर्ड ढूंढते हैं जाके रेज्यूमे में। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था गार्टनर का, सो उसमें वो कीवर्ड ढूंढ रहे थे कि आपने पांडास नहीं लिखा हुआ है। मैंने बोला भाई अब काम किए हुए, अब सब लाइब्रेरी थोड़ी लिख देंगे उसमें, है ना। सो इस तरीके की चीज़ें जो होती है HR वही ढूंढते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि मैं प्रोफाइल और टेक्नोलॉजी को है ना वो HR के पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ। अब मैं आपको अपना रेज्यूमे दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये है मेरा रेज्यूमे, और आई थिंक हमने मल्टीपल टाइम्स ये दिखा रखा है। सो जब प्रोफाइल सेक्शन आप देखोगे तो HR के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचो। HR क्या चाहिए उनको, कितने एक्सपीरियंस है आपको, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया हो, आपका मैच कर रहा है मेरे के साथ कि नहीं कर रहा है। फिर वो जब आपको कॉल आते होंगे ना, अगर आते नहीं हैं, अगर आएंगे कभी, तो वही पूछेंगे आपने ETL पे काम किया है, आपने डेटा पाइपलाइन पे काम किया है, आप डेटा इंजीनियर हो, आप बिग डेटा इंजीनियर हो, यही सारे टर्म बोलेंगे। और तो कुछ नहीं लिखा हमने, ठीक है, यही वाले हमने यहाँ पे फोकस किया। और अब देखिए टेक्निकल स्किल्स में हमने वही सारी चीज़ें लिख रखी है जो उधर मैं अभी आपको बता रहा था। अलग अलग सेक्शन बना के, सब सेक्शन बोल सकते हैं उसको, बना के लिखा हुआ है। तो ये इतना जो पोर्शन है ना मेरा, ये पोर्शन मैं इस पर्सपेक्टिव से बनाई हूँ कि HR देखे, ठीक है। HR पहले ऊपर यही सब पड़ेगा, और हाईलाइट भी वही टेक्नोलॉजी है जो मैं करना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे उसके बाद अब एक्सपीरियंस सेक्शन देखिए, तो एक्सपीरियंस सेक्शन जो है ना, हमने ये वाला जो पूरा चीज़ है, ये पूरा हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से बनाया। HR के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इसको हमने नहीं बनाया, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आप हाईलाइट देखोगे, जैसे ये वाली लाइन तो हमने HR के लिए हाईलाइट करी थी, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो मैंने हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से करी थी। ये वाला लाइन भी उन्हीं के लिए किया हुआ है। ये सब तो HR के लिए, एयरफ्लो काफका। एंड देन फिर यहाँ पे देखो ये 15 टेराबाइट, ये वाला चीज़ है अगेन हायरिंग मैनेजर के लिए। 12 बिलियन रिकॉर्ड्स हायरिंग मैनेजर के लिए। डेटा लेक हायरिंग मैनेजर के लिए। ये वाला पता नहीं मैंने क्यों ही कर दिया, ठीक है। सो बाकी और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने 80%, हाँ 80% जो लिखा था ना, इसमें उन्होंने पूछ दिया था कि ये 80% अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे कर लिया तुम। सो एक्चुअली मैं, क्योंकि हम ऑटोमेशन कर रहे थे इसकी वजह से हो रहा था, बट एक इंटरव्यू ने ऐसा बोला था कि 10% और 20% करने में तो हालत ख़राब हो जाती है, तुम्हारी 80% जो लिखते हो हर लाइन पे 80% 100% लिखना ज़रूरत नहीं होता है। जब आप कोई रेज्यूमे बनाओगे ना, रेज्यूमे जैसे या फिर रेज्यूमे को स्कैन करोगे ATS के लिए, रेज्यूमे वर्डेड या कहीं पे, वो बोलते लिटरली हर लाइन में एक नंबर लिख दो। ऐसा नहीं काम करता। अगर आप किसी का भी रेज्यूमे देखोगे, हर लाइन में नंबर 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 है ना, आपको खुद ही शक होने लगा इतना ज़्यादा अचीव किया जा सकता है क्या, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना तेज़ी से इतना ज़्यादा चीज़ें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है ना। सो ये चीज़ है। बाकी तो कुछ है नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो मैंने सर्टिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो और अच्छी चीज़ है, वो HR सर्टिफिकेशंस भी देखते हैं। सो वहाँ पे HR पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंटरव्यूअर को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो रेज्यूमे बिल्डिंग का मैंने बता दिया, मतलब मैं कैसे करता हूँ वो बता दिया। उसके बाद नोटिस पीरियड, तो नोटिस पीरियड में देखिए मेरा तो 2 महीने का है। पिछली कंपनी में भी 2 महीने का था, इस कंपनी में भी 2 महीने का था। स्टार्टिंग में मुझे कुछ कंपनी जो है ना वो बोले थी कि मैं इमीडिएट ज्वाइनर देख रहा हूँ, तो मैं सीधा बोल देता था भाई मैं इमीडिएट ज्वाइनर तो नहीं हूँ। बाकी अब जो दिक्कत आता है जिनके पास 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, तो उसके लिए मैं जनरली यही बोलता हूँ कि आप ना नौकरी के पोर्टल पे 2 महीने का मेंशन कर दो। अगर 2 महीने पे नहीं आ रहा है सो आप 1 महीने का मेंशन कर दो, और 1 महीने का मेंशन करके कोई सा भी एक कंपनी से ऑफ़र ले लो, रिजाइन कर दो। आई नो कि वो रिवोक कर सकते हैं, बट क्योंकि आपके पास एक ऑफ़र होगा तो उस ऑफ़र के ऊपर दूसरे ऑफ़र मिल जाते हैं। तो यही एक प्रोसेस है जो आप कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन और होता नहीं है। सो ये है नोटिस पीरियड का। एंड हाँ, ये जो रेज्यूमे हमने बनाया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो, अच्छा जॉब सर्च पे बाद में आते हैं, ठीक है। अब है हमारा जॉब सर्च में रेफरल। सबसे पहले हम रेफरल ट्राई करते हैं, और जो बड़ी कंपनी होती है उसमें रेफरल ही मोस्टली काम करता है। 2 ही कंपनी ऐसी है जिसमें कि मुझे कॉल आया था बिना रेफरल का अप्लाई करने के बाद,
वो है बड़ी वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। एक है डोरडैश और दूसरा है अगोडा। तो डोरडैश और अगोडा जो है ना, उन्होंने मुझे खुद जो है ये कर लिया था, मेरे रेज्यूमे के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया था। बाकी कोई नहीं किया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कम से कम 20-25 रिजेक्शन, उससे भी ज़्यादा 40-50 भी देख लिया होऊंगा डायरेक्ट अप्लाई करके। एप्पल तो नहीं किया था, गूगल किया था, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मतलब ये फैंक के, नेटफ्लिक्स और भी जितनी है, इंट्यूट, अटलासियन, फ़ोनपे, सब करके रखा हुआ था, बट कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ था। अब बात करते हैं पहले रेफरल की, क्योंकि रेफरल में ना मैं बता रहा हूँ कि इतने क्या ही बोलूँ मैं दिखाता हूँ आपको नीचे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपकी मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि रेफरल के लिए क्या करते हैं। पहले तो आप कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे उसी कंपनी के रिगार्डिंग। मान लो कि आपको वॉलमार्ट से चाहिए, एक्सपीडिया से चाहिए, फ़ोनपे से चाहिए, किसी से चाहिए, तो उसके 10 बंदे को ढूंढो। लिंक्डइन पे जाकर सर्च करो कंपनी पीपल में जाके, और वहाँ पे 10 बंदे 20 बंदे को रैंडम भेज दो, है ना। एंड मोस्टली ट्राई करना कि आप एचआर को भेजो, या कोई रैंडम भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली क्या एचआर को भेजोगे तो एचआर कई बार देख लेते हैं, तो आपका प्रोफाइल अगर उनको पसंद आ गया तो वैसे भी वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो एचआर को भेजो, और ज़रूरी नहीं कि आप एसडी को भेजो, कोई भी रोल वाले को भेज दो। वो सेल्स में हो, वो मार्केटिंग में हो, फिनांस में हो, किसी को भी भेज दो। 10 लोगों को 20 लोगों को भेजना होता है। जनरली मैं 20-30 टारगेट करता था, 10 में तो नहीं हो पाते। देन उसके बाद क्या है, वही मैंने लिखा कि सेम बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड है कि आप डेटा इंजीनियर हो तो डेटा इंजीनियर को भेजो, या सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी भेजो, किसी को भी भेज दो। एंड देन फिर जब आपको रेफरल चाहिए तो गिव ऑल डिटेल्स इन वन गो, डोंट मेक, और नीचे वाला तो मैंने नीचे वाले के लिए लिखा डोंट मेक दिस मिस्टेक। सो सारी डिटेल्स आपको एक बार में दे देनी है। अब कैसे देनी है वो भी मैं बताता हूँ, मैं कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। बट जनरली मेरा यही टारगेट होता है कि मैं हर कंपनी में करूँगा, और मुझे लगता है कि 5% से कम ही सक्सेस रेट होता है। 5% या 2% ही मान लो, मतलब आपने 20 लोगों को भेजा है ना, 20 लोगों में से तो 5 लोग सेलेक्ट कर, 5-10 लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कनेक्शन रिक्वेस्ट, उसमें से भी एक आध कोई रेफरल दे दे तो दे दे, ठीक है। बट रेफरल की वजह से मुझे 2 ऑफर मिले हैं, और दोनों बड़े ऑफर मिले हैं। एक है वॉलमार्ट का और दूसरा है एक्सपीडिया का। सो अभी मेरे पास ये दोनों कंपनी के ऑफ़र हैं, एंड ये है रेफरल की वजह से। देखिए क्या गलती नहीं करनी है, मैंने वैसे इनका नाम हाइड कर दिया है, क्यों ही मतलब किसी का नाम डालना। सो यहाँ पे देखिए पहले इन्होंने कैसे, इनको रेफरल चाहिए तो ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना। देखो पहले हेलो सर बोला, फिर मैंने हाय बोला, ठीक है। उसके बाद आई नीड वन हेल्प, ये बोल रहे हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, मैंने बोला बताओ भाई। फिर उसके बाद बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। तो मैंने इसी के बीच में मैंने पूछा कि तो मेरे को बताओ आप, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी हेल्प, है ना। सो वो बोलते हैं कि कैन यू प्लीज़ रेफ़र मी। हमने बोला हाँ भाई रेफ़र कर देंगे। अब देखो इतनी सारी कहानी, किसी के पास लिटरली किसी के पास टाइम नहीं है। मैंने 10-20-50 लोगों को भेजा है, एक बार मैसेज भेज दो, एक बार देख लिया, वही बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो चला रहा था, और लकीली उस टाइम चला रहा था, इसलिए मैं देखो कंटिन्यूस 11:28 11:30 उस समय चला रहा था तो रिप्लाई कर दे रहा था। बट जनरली मैं भी नहीं करता हूँ। कल मूड अच्छा था इसलिए इनका हो गया। उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम जॉब आईडी क्यों नहीं देते हो, तुम लोग निकाल के जियो कैरियर पेज पे जाओ, वहाँ से निकाल के दे दो। मतलब जियो में मैं अभी काम कर रहा हूँ, बाकी तो आगे चेंज हो जाने वाला है। सो मैं ठीक है, उसने बोला दूंगा। अब देखो इसने ना पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, एक्सपर्ट या जियो का होगा कुछ वहाँ पे, या फिर लिंक्डइन से आता होगा। सो उसने ये स्क्रीनशॉट दिया, तो यहाँ पे मुझे आ गया गुस्सा। मतलब वैसे तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, बट मैंने बोला कि आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू इफ़ यू कैन नॉट बी सीरियस। ये बंदा, इसको मैं, और इसको एक्सपीरियंस है 2.5 साल का, समझो 2.5 साल एक्सपीरियंस है, कंपनी में काम कर रहा है, फिर भी एक रेफरल मांगने नहीं आ रहा है। और ये एक एग्जांपल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मुझे लिटरली हर दिन आते हैं, मैं कितने सारे इग्नोर कर देता हूँ, मैं करता ही नहीं रिप्लाई। अगर आप ऐसे करोगे तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा उसमें। तो फिर मैंने बोला कि कहाँ स्क्रीनशॉट में जॉब आईडी कहाँ है, तो बोलता है ओके ओके। उसके बाद उसने फिर जॉब आईडी भेजा, यहाँ पे जॉब आईडी था आई थिंक, हाँ। मैंने जब उसको जॉब आईडी को सर्च करा तो उसका एक्सपीरियंस था आई थिंक 7 to 12 ईयर्स, और बंदे को 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। मतलब इतना भी लिटरली इस बंदे के पास टाइम नहीं है कि सर्च करे। सो ऐसे मैसेज को मैं कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूँ। मैं कल चलो ठीक है, मैं रिप्लाई कर दिया था। मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक जो सही रेफरल मांगने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा, कई बार आप देखोगे ना कि नाम भी गलत होता है। नाम कभी गलत नहीं करना है, क्योंकि बंदे का नाम गलत करोगे तो आपकी सीरियसनेस वैसे ही पता चल जाती है। फिर मैंने क्या लिखा, आई केम अक्रॉस ओपनिंग फॉर डेटा इंजीनियरिंग 3, और यही बंदा है जिसने मुझे वॉलमार्ट में रेफरल दिया था। सो
और मेरी सिलेक्शन हुई थी। सो इट विल बी ग्रेट इफ़ यू कैन रेफर मी फॉर द सेम रोल। यहाँ पे देखो मैंने जॉब आईडी दिया, उसको लिटरली लिख के दिया है, टाइप करके दिया है। फिर उसके बाद उसी का एक लिंक मुझे मिला था करियर पेज पे, वहाँ से मैंने लिंक निकाला था। मैंने यहाँ पे अपना रेज्यूमे भी डाला था। तो मैंने सारी चीज़ें वन शॉट में दिया। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाय से फिर उधर से हेलो करेगा, फिर मैं उसको बोलूँगा मुझे आपसे हेल्प चाहिए, फिर मैं आपको उसको करूँगा। और ये बंदा इतने मैसेज के बाद भी लिटरली मैं बता रहा हूँ अभी तक इसका रेज्यूमे नहीं भेजा था। तो ये तो कॉमन बेसिक सा चीज़ है यार कि इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए किसी को रेफरल करने के लिए। तो सोचो 2.5 साल से इंडस्ट्री में काम करे, इसको कैसे रेफरल मिलेगा, बताओ आप ही लोग। सो ये सारी गलती आपको नहीं करनी। मैं चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बोलता हूँ कि ये सारी गलती नहीं करनी है। एंड एक चीज़ मैंने और नहीं बताया कि रेफरल के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो नौकरी का प्रोफाइल है। तो नौकरी के लिए ना मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, पता नहीं ये इसके पहले लोड होगा इसके बाद लोड होगा। अगर नौकरी का वीडियो अपलोड हो गया कि नौकरी पे मैंने कैसे रीच लाया था, मुझे 20K प्लस व्यू आए थे। लेकिन लिटरली मैं आंसर बोलता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे आते हैं, ठीक है। सो अगर एक लाइन में आप जानना चाहो नौकरी पे ज़्यादा प्रोफाइल रैंक कैसे होता है, मुझे नहीं पता है एक लाइन में, ठीक है। बट मुझे 20,000 आए थे। मैंने क्या क्या किया था वो सारी चीज़ें हमने उस वाले पर्टिकुलर वीडियो में बता रखा है। अभी थोड़ा कैमरा गर्म होकर बंद हो गया है, इसलिए थोड़ा देर के लिए हम वेट कर लेते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो हमारा कैमरा वापस ऑन हो गया है। और ये वाली जो चीज़ है ना सिस्टम डिज़ाइन वाली, ये चीज़ हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ था। मतलब थोड़ी बहुत हमने सिस्टम डिज़ाइन कर रखी थी बट ज़्यादा नहीं किया हुआ था। जब हम इंटरव्यू देना शुरू किए तब हमें पता चला कि सिस्टम डिज़ाइन जो है अब कम से कम 5 साल प्लस वाले ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए तो बिल्कुल ही हर कंपनी के लिए 1 राउंड या इवन 2 राउंड डेडिकेटेड इसी के लिए है। तो फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें करी जिससे कि हमारा सिस्टम डिज़ाइन इंप्रूव हो सके। सो पहली चीज़ तो हमारी है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हम काम कर रहे थे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाती है। अगर आपने नहीं किया हुआ काम तो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आर्किटेक्चरली क्लियर होने लगेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप थियोरेटिकली जान रहे हो, आप जान रहे हो कि हाँ ये करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना, उस टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर डायमेंशनल मॉडलिंग, तो डायमेंशनल मॉडलिंग के लिए तो हमने डेटा वेयर हाउस टूलकिट बाय किम्बल का बुक पढ़ा हुआ है एंड वीडियो भी बनाया हुआ। तो मुझे वहाँ से सारी चीज़ें पहले से समझ में आ रही थी, मतलब मैं कर ले रहा था ये वाली पार्ट। देन ETL और ELT पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे थे। और फिर अपना ये कौन सा है आर्किटेक्चर, लेक हाउस आर्किटेक्चर, है ना। सो लेक हाउस आर्किटेक्चर पे, मेडिलियन आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस थे। और मैंने सरप्राइजिंगली ये देखा कि जहाँ पे बैच स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं है फिर भी स्ट्रीमिंग का एक सॉल्यूशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे स्ट्रीमिंग की ज़रूरत नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे लगा था कि वहाँ पे तो बैच की ज़रूरत है। बट फिर भी वो एक सॉल्यूशन जो है स्ट्रीमिंग के पर्सपेक्टिव से सुनना चाह रहे थे इंटरव्यू में। तो मैंने ये वाली चीज़ें फिर गौर करी और फिर मैंने इंप्रूव करना शुरू किया। हर सॉल्यूशन में 2 आंसर देना है, बैच वाले भी हो सकते हैं, स्ट्रीमिंग वाले भी हो सकते हैं। देन सिक्योरिटी, जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, यूएस में आपका ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जब हम करते भी थे तब भी हम कुछ कुछ कॉलम को PII डेटा को जो होती है उसको मास्क करते थे। देन कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी सुनना चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट पर्सपेक्टिव उनको उतना मैटर नहीं करता, उनको मैटर करता है ये वाला ट्रेड ऑफ। मान लो कि आप यूज करते हो Databricks, है ना, Databricks में भी वेयर हाउस है एंड देन स्नोफ्लेक में भी है। सो यहाँ पे वो पूछेंगे कि ठीक है आपने स्नोफ्लेक को क्यों नहीं कंसिडर किया, या फिर आपने रेडशिफ्ट को क्यों नहीं कंसिडर किया, और भी जो मार्केट में सॉल्यूशंस है उसको क्यों नहीं कंसिडर किया। तो उसके पीछे रीजनिंग देनी होती है कि हम यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा है या ये हमारे डेटा को सूट करेगा, कुछ भी, मतलब जो भी आपका रीजन है वो आप बता सकते हो। देन SLA, जैसे आप जब सॉल्यूशंस बना रहे हो तो सॉल्यूशंस में क्या होता है कि आप कितने टाइम में ये आंसर को एक्सपेक्ट करो। जैसे आप स्ट्रीमिंग की बात करो तो स्ट्रीमिंग में हर 10 सेकंड में रिस्पॉन्स आना, मतलब वो जो डेटा है वो प्रोसेस हो जानी चाहिए, 5 सेकंड में होनी चाहिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। क्योंकि जो है ना हम कई बार डिस्कशन कर रहे थे तो SLA की वजह से हमारे डिस्कशन की सॉल्यूशनिंग चेंज हो जा रही थी। कभी हमें सॉल्यूशंस ऐसे देने हो रहे थे कि 10 सेकंड में रिस्पॉन्स कर देने, कभी 1 मिनट में कर देने, कभी तो मुझे 7 to 8 मिनट का ये भी मिला था SLA टाइम कि इतने मिनट में भी आप प्रोसेस कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर फिर डेटा वॉल्यूम की बातें आ जाती है, उनका डेटा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था इसलिए उन्होंने इतना दिया था। तो मैंने पूछा, मैं सरप्राइज था कि 7 to 8 मिनट। तो फिर मैं पीछे आया क्वेश्चन पे और मैंने बोला ओके व्हाट इज़ द डेटा वॉल्यूम देन, पर सेकंड में क्या डेटा आप ये कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। तो इस टाइप के डिस्कशन जो है ना, सिस्टम डिजाइन ओपन एंडेड तो होता है, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं राइट एंड रॉन्ग आंसर। तो आप कितने एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो, किस एरिया में कवर करो, और मतलब वो राइट डायरेक्शन है भी कि नहीं,
उन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये सिस्टम डिज़ाइन का राउंड चलता है। तो ये जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उस समय मैं उसके साथ प्रिपेयर हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं था बट हाँ बट फिर भी था। और एक हाँ, डेटाबेस के इंटरनल्स बहुत ज़रूरी हैं जो कि पूछे जाते हैं। इंटरनल्स का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे जब मैं सिस्टम डिज़ाइन करता था ना तब वहाँ पे आती थी कॉन्सेप्ट पार्टीशनिंग की, शार्डिंग की और इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग में उन्होंने मैं उससे पूछ लिया था कि कौन से कॉलम पे कौन सी वाली टाइप की इंडेक्सिंग लगाओगे। तो इस टाइप के इंटरनल डिटेल्स भी डेटाबेस पे चल रहे थे सिस्टम डिज़ाइन राउंड में डिस्कशंस। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। वैसे तो सिस्टम डिज़ाइन मैंने बाद में किया था बट रेफरल के बारे में मैंने बता दिया, हम कैसे करते हैं, कितने टाइम पहले डिसाइड करते हैं, नोटिस पीरियड कैसे कवर करते हैं। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया होगा। आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना हेल्प होगा, क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबके अपने क्या बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी की लिस्ट होती है। सो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। ये मेरा तरीका था और सही मेरे लिए काम कर रहा है। सो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।